आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में क्या संबंध था, क्या गहरा संबंध था, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोग कुछ देख चुके हैं, वैसे ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से हम बताएंगे। भारतीय भूभाग पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पाद के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्प और उद्योग पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत इस अध्याय में हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वहीं में कई दूसरे तरह के कपड़े का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्द के व्यापक से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। चलिए आगे जो बात करेंगे हम यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब भारतीय कपड़ों के साथ इन होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर लिया जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया गया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसे कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा कर उनसे पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाह, मेमीन, दक्षिण भारत के साले व के कोल्लार तथा देवांश समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूती कातना,
कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघा पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़ी व्यवसाय से लाखों भारतीय की रोजी रोटी चलती थी। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों के मुकाबले करना पड़ रहा था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़ा का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े से 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकर पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंट ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देकर बंद किया गया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन असली दुर्दिन बुनकरों की अभी आने ही वाली थी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा बनाते थे, उनमें से 2/3 ब्रिटिश का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूती काटने वाले की भी हालात खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूती काटकर ही अपनी जीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघा से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनें पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग ने भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों के आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी में से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा।